जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर का विशाल हिमालय, और वो पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने भारत का भूगोल शुरू किया था। भारत का भूगोल जो था वो हम लोगों ने शुरू किया था, और भारत के भूगोल को अगर देखा जाए तो भारत का जो प्रादेशिक विभाजन था वो किया था। भारत का प्रादेशिक विभाजन तो कितने भागों में बांटा था हम लोगों ने? टोटल 4 भागों में, नाक में घूसा देंगे तुम्हारे, 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? उत्तर का विशाल हिमालय, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा तटीय मैदान, चौथा द्वीप समूह, और 5वां जो बताया था प्रायद्वीपीय पठार। ऐसे ही कुछ था ना? ठीक है, जिसमें हम लोगों ने शायद, अगर याद है मेरे को थोड़ा बहुत, तो उत्तर का विशाल हिमालय पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज हम लोगों को पढ़ना है उत्तर का विशाल मैदान, क्योंकि उसी क्रम में अब ये नीचे आता है। ठीक है, तो जल्दी से इंडियन मैप बनाए ले रहे, काम चलाओ अपना। तो ये रहा लगभग अपना भारत, और हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा था वो हिमालय पर्वत देखा था। वो लास्ट जो श्रेणी थी जिसका नाम था हिमालय पर्वत की श्रेणी, जिसका नाम क्या था, वो यही थी। इसके बाद से शुरू हो जाता है, तो कई सारी चीज़ें शुरू होती हैं, वो उत्तर के विशाल मैदान में ही काउंट की जाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखना चाहें तो अब ये मिटाए दे रहे हैं, इसका कोई काम तो है नहीं अभी, तो हेडिंग डाल देना उत्तर का विशाल हिमालय। उत्तर का विशाल हिमालय। तो जैसे ही हम पर्वतों से निकलते हैं, सब लोग इधर इसी साइड देखो, लिखना विखना छोड़ दो। अगर देखा जाए उत्तर के विशाल हिमालय के बारे में, तो ये लगभग कितने एरिया में फैला हुआ है? तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, काहे की बात की जाए, क्षेत्रफल की बात की जाए, तो ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कितने एरिया में फैला है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला है। और अगर बात की जाए इसके विस्तार की, तो विस्तार में पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई, अश्विनी वो गेट बंद कर देना कांच वाला, तो लंबाई कितनी है? तो 3200 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 3200 किलोमीटर है। और अगर इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को लास्ट जो देखने को मिलता था ऊपर, क्या, शिवालिक हिमालय का ही भाग है ना। हिमालय के टोटल कितने भाग थे? टोटल कितने भाग थे? अब नहीं निकल रहा कोई, 4 के 5 6 भाग। टाइम ट्रेवल तो नहीं कर रही हो, कहूँ से आई गई हो यहाँ? हिमालय के टोटल 4 भाग थे। सबसे ऊपर था ट्रांस हिमालय, फिर था बृहत हिमालय, फिर था मध्य हिमालय, या उसी को लघु हिमालय भी बोलते थे, और इसके बाद में था शिवालिक या निम्न हिमालय भी इसे बोला जाता था। इसी के जस्ट बाद में एक प्रदेश पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाबर प्रदेश। ये भाबर प्रदेश क्या होता है, इसको समझने के लिए आप ये समझ लो कि मान लिया कि ये कोई पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की यहाँ पर ढाल है, और यहाँ से कोई नदी आ रही थी। ये कोई नदी, भाई पहाड़ों से नदी ऐसी उतरती हैं, ठीक है, नदी उतर रही थी, और यहाँ पर नदियाँ अपने साथ में क्या ले आई? बहुत सारे कंकड़ पत्थर ले आई, और इसी कंकड़ पत्थर वाले एरिया को ही कहते हैं क्या, भाबर प्रदेश। मतलब समझे कि जो नदियाँ ऊपर पहाड़ से जहाँ से निकल रही थी, और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती, तो
एक तो गति तो होगी क्योंकि ढाल से आ रहे हैं नीचे, तो बड़े बड़े जो रास्ते में पत्थर थे या छोटे पत्थर थे वो सब उठा के ला के और कहाँ लगा दिया, आके नीचे यहाँ पर आके इन लोगों ने, नदियों ने लगा दिया। अब यही जो पत्थर जो यहाँ लग गए इसको हम बोलते हैं भाबर प्रदेश। यहाँ पर सबसे खास चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये है कि अब बताओ नदी का पानी कहाँ बहेगा, नीचे बहेगा ना। पत्थर भाई इतने ज़्यादा लगा दिए उसने आके कि पानी नीचे बहेगा, ऊपर पानी दिखता ही नहीं, ऊपर पानी नहीं दिखता हमें, पानी हमेशा पत्थरों के नीचे ही बहते हुए दिखता है भाबर प्रदेश में। इस वजह से इस जो एरिया को बोला गया जाता है कि यहाँ पर अक्सर नदियाँ क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रदेश है मैदानी भाग में जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, वो कौन सा है? चिंकी मिंकी दांत ना नाक में घुसा मार दिया तुम्हारे। इसके बाद में आ जाता है कौन सा प्रदेश? इसके बाद में आता है अपना तराई प्रदेश। कौन सा? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश अगर उत्तर प्रदेश में देखना चाहो, यही ऊपर वाले हैं, पीलीभीत, सहारनपुर वगैरह वगैरह। अगर देखना चाहो उत्तर का विशाल जो मैदान की बात की गई, ये पंजाब से शुरू होता है और थोड़ा बहुत यहाँ भी जाता, इसके बाद में इसको हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, मोटा मोटा ये है। बाकी थोड़ा बहुत गुजरात में देखने को मिल जाएगा, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत देखने को मैदानी भाग मिल जाएगा। और अगर बात की जाए इसके अलावा मैदान, तो ये दो अलग मैदान हैं, इनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिनको बोलते हैं क्या? तटीय मैदान। ठीक है, अगर बात की जाए, हम लोग इस मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी किस मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं? उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। इसी का एरिया है कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई कितनी है पूर्व से पश्चिम की? 3200 किलोमीटर। अगर बात की जाए इसके बाद में जो ये वाला एरिया पढ़ा था हम लोगों ने अभी, ये वाला एरिया अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक में कलर डाल देना सुनी जरा। ये जो एरिया है यही प्रदेश है कौन सा? ये है भाबर प्रदेश। अब इसको यहीं से समझ लो, ऊपर तो हिमालय था, फिर इसके बाद में पत्थर थे, इस पे नदियाँ विलुप्त हो रही थी। इसके बाद में जो एरिया आता है, इसके बाद आता है कि नदियाँ जहाँ पर क्या होती हैं? दृष्टिगोचर। देखो शब्द कितना बढ़िया प्रयोग किया गया है, इसमें अच्छे अच्छे पग लिया जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो दृष्टिगोचर का मतलब है नदियाँ जो विलुप्त हुई थी, जहाँ से दिखने लगे, तो उसी को बोलते हैं क्या? दृष्टिगोचर। तो यहाँ पर नदियाँ प्रॉपर दिखने लगती हैं, और नदियाँ जो थी ऊपर से जो आई थी वो अपने साथ में कुछ पहाड़ी मिट्टी भी लाई थी। और पहाड़ी मिट्टी कैसी होती है? तो चिकनी होती है। ठीक है, चिकनी होती है, तो चिकनी पर्वतीय मिट्टी जिसको बोलते हैं वो अपने साथ लाती हैं और ये तराई वाले क्षेत्र में आके फैला देती हैं। ठीक, जिस वजह से होता क्या है कि इस पूरे एरिया में, तराई वाले प्रदेश में बन जाते हैं बड़े बड़े दलदल। ठीक, इसके बाद वाला जो एरिया आता है, अब यहाँ तक बात क्लियर है? ये मैदान में ही चल रहा है, हम लोग बना रहे हैं मैदान को अभी। ठीक है, सबसे पहले पहाड़ बनाए थे, फिर पहाड़ से नदियाँ निकाली, नदियों ने क्या किया? पत्थर लगा दिए, जिस वजह से नदियाँ विलुप्त हो गई, इतने ज़्यादा पत्थर लगा दिए। फिर वो जहाँ से दिखना प्रारंभ हुई उस क्षेत्र को तराई का मैदान बोलते हैं, और तराई के मैदान में दलदल पाए जाते हैं। यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं? दृष्टिगोचर, अर्थात हमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, इसके बाद में एरिया शुरू होता है अपना वाला, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, कन्नौज, फर्रुखाबाद वगैरह वगैरह, यहाँ पर एरिया शुरू होता है। मान लिया कि ये कोई नदी है, ठीक है, ये कोई नदी है, बह के आ रही है ऐसे ऐसे। ठीक, कोई नदी है ऐसे ऐसे करके बह के आ रही। अगर बात की जाए इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को, ये वो एरिया हैं, ये दो वो एरिया हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी ज़्यादातर क्या होता है? बाढ़ का पानी ज़्यादातर हर साल पहुंचता है। तो ऐसे एरिया को हम लोग कहते हैं क्या? खादर। क्या कहते हैं? मतलब ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंचता है, इस वजह से इस एरिया को हम लोग कहते हैं खादर। और खादर क्या होता है? जहाँ पर बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुँचे, और जहाँ पर क्या होती है, तो फिर ये अपने साथ में एक मिट्टी भी लाती है जो ऊपर से ला रही थी, जिसको बोलते हैं क्या? जलोढ़। और चूंकि हर साल पानी बाढ़ का आ रहा है, इस वजह से हर साल नई मिट्टी बन रही, इस वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? नवीन जलोढ़, अर्थात नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ये कौन से प्रदेश में पाई जाती है? खादर प्रदेश में। इसके बाद में पता चला कि कई सालों बाद में, 4-5 साल 10 साल बाद में थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर पहुँच गया होगा, कभी कभार पहुँचता है पानी, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? बाढ़ का पानी जहाँ पर कभी कभार पहुँचे उस एरिया को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, उस एरिया को बोलते हैं हम लोग बांगर। अर्थात
ये भी जलोढ़ मिट्टी का ही भाग होगी, लेकिन ये कैसी होगी? पुरानी जलोढ़। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब जो बांगर वाला एरिया होता है, इसमें हम लोग दबा के क्या प्रयोग करते हैं? उर्वरक या खादें प्रयोग करते हैं, ला यूरिया, डीएपी और दुनिया भर की चीज़ें हैं, ये प्रयोग करते हैं हम लोग। तो कौन से एरिया में करते हैं? बांगर वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होने चाहिए थे वो नहीं होते हैं, जिस वजह से पोषकता कम होने की वजह से वहाँ क्या होता है कि हम लोगों को मिट्टी में पोषकता बढ़ाने के लिए खादों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया, खादर वाला एरिया, यहाँ पर जैविक कृषि क्या है? संभव है। ठीक है, क्या जैविक कृषि संभव? अच्छा, जैविक कृषि किसी को पता हो तो बता सकता है। पता है किसी को जैविक कृषि क्या होती है? चलो हम बताए दे रहे हैं। हाँ, बिना खाद रहित, हाँ, ऑर्गेनिक। जैविक कृषि क्या होती है? जैविक कृषि ऑर्गेनिक कृषि, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है। तो हिंदी से तुमने इंग्लिश में कर दिया बस, ये थोड़ी ना। यहाँ पर बताना था क्या होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जैविक कृषि जो होती है उसको अगर देखना चाहो तो ये बिल्कुल खाद रहित होती। मान लिया ये कोई खेत है और इस खेत में हमें जैविक कृषि करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो मिट्टी को उपजाऊ रखना है, तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? जो यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में हो सकता है, जिनका दिमाग शून्य चल रहा है, उनके दिमाग में अभी यही चल रहा है, यही है। कितने लोग हैं ऐसे? कोई नहीं है? चलो कोई बात नहीं। तो ये गोबर जो होता है, इस गोबर को हम लोग ऐसे करके इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हम लोग गलती पता क्या करते हैं अपने तरफ आलू के लिए, कि जैसे गोरो इकट्ठो वो तुरंत ही खेते में पलट हो जाएगी। गोबर के अंदर होती है गर्मी। गर्मी कैसे हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर बनती है कौन सी गैस? हाँ, एक ही बात, बायोगैस या मेथेन गैस बनती है जो होती है गर्म, जिस वजह से जैसे ही वहाँ पर आलू वाली खेत में डालो जाएगी, आलू की जो जड़ें थीं या जो भी था वहाँ पर तने थे, वो सब क्या हो गए? गर्मी की वजह से झुलस गए और जड़ खत्म। तो नहीं डालना चाहिए। जैविक कृषि में यही में क्या होता है कि ये पता चला कि ये बहुत सारे गोबर इकट्ठा किया और इस गोबर को यहाँ पर ऐसे करके फैला दिया। इसमें दबा के हम लोगों ने पानी से पहले इसकी जो 3-4 दिन बढ़िया जो गर्मी इसमें भरी थी निकाल दी। प्रॉपर यही होता है बड़े बड़े अगर कई सारे जो बहुत बड़े एरिया में जैविक कृषि करते हैं देश, वो यही करते हैं कि गोबर लिया, पूरा फैला दिया, उसमें पानी 2-3 दिन समर से डालते रहे, तो गोबर की जितनी गर्मी थी सारी गर्मी निकल गई। फिर एक होता है ऑस्ट्रेलियन केचुआ, इंडियन केचुआ नहीं, ऑस्ट्रेलियन केचुआ। ये ऑस्ट्रेलियन केचुआ करता क्या? ये ज़्यादा गहरा जाता नहीं है। इंडियन वाले क्या होते हैं कि पता चला कि ये तो गोबर है और ये ज़मीन है, यहाँ से पता चले केचुआ को हमने ऊपर छोड़ा, वो ज़मीन के अंदर पहले घुस जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन केचुआ होते होशियार, वो कहते काहे इतनी मेहनत करो, जब गोबर मिल रहा खाने को खाओ है। तो ऑस्ट्रेलियन केचुआ को छोड़ देते हैं इसमें। अच्छा, केचुआ की एक खासियत होती है, जितने बायो वाले होंगे वो ये चीज़ जानते होंगे, केचुआ में सबसे बड़ी खास चीज़ यही होती है कि ये दोनों तरफ से एक ही होता है। मतलब पता चला कि ये अगर कोई केचुआ है, ठीक है, इधर अगर मेल होगा इधर होगा फीमेल, मतलब दोनों तरफ ही होता है। इनका ऐसा नहीं है कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। तो इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है बहुत बढ़िया बना रखा है। तो इससे ये जो संतान उत्पत्ति होती है उसमें टाइम नहीं लगती इन लोगों में। इधर साइड मेल उधर से फीमेल। अगर तुमने कभी देखा हो केचुआ, तुम इधर से छुआ तुरंत ही उधर से कहते ए विलिंग बढ़, ये गैस पाए लगाई रही है। तो काहे भाई, दोनों तरफ से वो देख सकता है, सुन सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। केचुआ में ये खासियत होती है, पढ़ना जाके, बायो वाले होगे तो पता हो गया आप लोगों को। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन केचुआ है वो यहाँ छोड़ दिया। अब ये पहले तो हमने छोड़े थे, पता चले कि 500 केचुआ छोड़े हमने। ये जिस दिन छोड़े हमने, जब तक ये गोबर के अंदर जाएंगे, गोबर को खाएंगे, पता चला ये 1000 केजी गोबर था, 1000 किलो गोबर था मान लिया। तो ये खा खा के इसको कर देंगे केवल कितना, और यही 600 किलो जो बन गया अपना, यही होती है जैविक कृषि के लिए उर्वरक। अब इसका प्रयोग हम कर सकते हैं डायरेक्ट खेत में, और इसी का प्रयोग खेत में करने से क्या होगी, जैविक कृषि होगी, जिस वजह से जिसको बोल सकते हो किसी भी तरह से कोई भी रासायनिक पदार्थ या केमिकल रहित हम लोगों को क्या मिलेंगी, फसलें मिलेंगी। आलू, गाजर, ये सब दुनिया भर की चीज़ें जो हैं
केमिकल रहित मिलेंगे, वरना हम लोग जो खा रहे हैं वो अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि अक्सर ही आप लोगों ने देखा होगा कि लाल, कहीं अभी आलू वाले खेत में लाल लाल दिखता होगा है, वो दवा डाली गई है, कहीं कहीं सफ़ेद सफ़ेद दिखता होगा। ठीक, तो जैविक कृषि क्या होती है बात समझ में आ गई, कैसे कर सकते हैं ये भी समझ में आ गई। तो भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसने जैविक कृषि की थी, ये प्रश्न आप लोगों से है, बताओ है, ऑप्शन दे। ये मानसी बोली हुई है, रानी बोली आज रानी ने बोल दिया ऑप्शन। तो ऑप्शन जो है वो कुछ नहीं है, ऑप्शन सीधे सीधे यही है कि उत्तर इसका है असम। असम पूर्णतः जैविक कृषि पर निर्भर, या बोल सकते हो जैविक कृषि वाला ही राज्य बन चुका है। वहाँ पर अब किसी भी तरह से कोई भी खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है जो केमिकल युक्त हो। ठीक है, तो असम बन चुका है, उधर साइड मिजोरम भी बन चुका है और त्रिपुरा का ज़्यादातर एरिया बन ही चुका है। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों ने ज़्यादा प्रोन्नति की है इस चीज़ को लेके, और जैविक कृषि के लिए बड़ी डिमांड है कि केमिकल रहित अगर हम लोगों को फसलें मिलें तो कितना बढ़िया है, कितना नुकसान करती हैं। आदमी कहता है सिगरेट पीने से ये होता है, उससे ये होता है, अबे तुम यो बाह में डाल रहे हो, तुम बाको ये घूंट पी के देख लो, तुम डले हुई हो मेडिकल कॉलेज में, जो खेत में डाल रहे हो DAP डाल रहे, यूरिया डाल रहे, थोड़ी खाई देख लो इसी फाँक के, समझ में आई जाइए। और वो चीज़ तुम इनडायरेक्टली वे में खा तो रहे हो, तो असर अभी नहीं थोड़े दिन बाद दिखेगा। इसको बोल सकते हो स्लो पॉइजन, कि धीरे धीरे बॉडी को ख़त्म करेगा। समझ रहे हो कि पहले गुर्दा इत्तो गोलो, फिर इत्तो गोलो, फिर इत्तो गोलो, बचो इत्तो ही, तब पता चलो जब झटका लगो है। तो ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, बांगर खादर यहीं पे लिखे दे रहे, तराई देख लिया आपने, इसके बाद आपने देखा था खादर। खादर मिट्टी कौन सी होती है, नवीन जलोढ़ होती है। इसके बाद आपने देखा था बांगर। अब थोड़ा यहाँ पर हम लोग क्या कर ले रहे, क्या मिटा लें इसको, नीचे वाले पोर्शन को, क्या अभी भी भरा है ये दिमाग में क्या? चलो भाई, नहीं है, सब बढ़िया है ना, सबके दिमाग में बढ़िया बादाम वादाम भरी होगी है ना, सुबह वाली भीगी वाली। तो यहाँ पर बात करते हैं बांगर और खादर हो गई। इसके बाद में जो एरिया शुरू होता है, एक शब्द देखने को मिलता है कल्लर करके, कल्लर या रेह। कल्लर या रेह ये शब्द सुनने को मिलता है, इसी मैदानी क्षेत्र में एक एरिया होता है। ये कैसे होता है, जो पंजाब वाला एरिया आप लोग देखेंगे जहाँ पर हरित क्रांति का ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ये एरिया जो मार्क किया अभी हम, यहाँ पर हुआ क्या था, हरित क्रांति जो थी जब आई थी, हरित क्रांति के जनक भारत के कौन है? बहुत सुंदर, कौन है? MS स्वामीनाथन जी हैं, हरित क्रांति के भारतीय जनक है। ठीक है, तो याद रखना। और जब हरित क्रांति हुई तो बहुत सारे उर्वरक आए थे, बहुत सारी हम लोगों ने चेंजमेंट की थी वीज़ों में कि प्रोन्नति हो जाए, और उतने वाले जितने क्षेत्र में 10 किलो गेहूँ निकलता था वहाँ पर अब हम लोग 50 किलो निकालने लगे। तो ऐसा कुछ प्रोन्नति की थी खादों से और नए नए बीज बनाकर। तो उन एरियाज़ में हुआ क्या कि इतना ज़्यादा खादों का प्रयोग हुआ, इतना ज़्यादा खादों का प्रयोग हुआ, या अपने साइड भी देखना कभी कभी कहीं कहीं खेतों पर तुम्हें सफ़ेद सफ़ेद एक लेयर सी दिखती होगी, दिखती है खेतों में सफ़ेद सफ़ेद सी लेयर दिखती है। एक नमक ऐसा लगता होगा कि नमक है या क्या है, जो भी हो, तो जो लेयर दिखती है वही लेयर ही कहलाती है क्या, कलर या रेह। ठीक है, ये बात समझ में आई। कलर या रेह क्या होती है? अत्यधिक खादों के प्रयोग से होता क्या, वहाँ पर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है मिट्टी में, और ऐसी जगह पर होता क्या है कि पानी तुम ला खेत में लगाओ, ये क्या करता है, ये पानी को बहा देता है। कोई भी तुमने यहाँ पोषक तत्व तो कुछ भी डाले, फिर ये भी क्या होंगे, बह जाएंगे। गोबर डालोगे, गोबर ऊपर ही रह जाएगा, तो अंदर तक इसका फायदा नहीं पहुँचेगा। तो ऐसी मिट्टी क्या कहलाती है, कलर या रेह कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में जो इसी से संबंधित लास्ट जो पॉइंट बनता है कि समाप्ति की ओर पे चल रहे हैं हम लोग। जब नदियाँ बिल्कुल अपना मुहाना बनाती हैं, क्या बनाती हैं, मुहाना, अर्थात जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखना चाहें तो गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड से ऐसे होते हुए बिहार जाते हुए और फिर फाइनली पश्चिम बंगाल में गिरती है, और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है क्या, सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? हाँ, क्या बात कही, सुंदर होगा तभी इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। कहाँ थे अभी तक तुम? कहाँ छुपा रखा था ये ज्ञान तुमने? तो अमूल्य है। ये वही वाला तो नहीं है जो इससे पहले यहाँ कुछ लिखा था मिटा दिए हम।
ये वाला तो नहीं है, तो फिर कौन सा है? केवल का वाला। देखो एक तो लिख ही दिया था और एक शॉर्ट फॉर्म में उसको अगर हम बोलना चाहें तो दूसरे शब्द में ऊ की मात्रा तुम लगा लेना बाद में, ठीक है, बाकी हम नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन डेल्टा है, तो सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका नाम सुंदरबन इस वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक एक पेड़ पाया जाता है। क्या नामक? सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, जिस वजह से, और इसी वृक्ष की यहाँ पर अधिकता है, उसी का पूरा जंगल है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया क्या? सुंदरबन डेल्टा। समझे? सुंदर नहीं है, वृक्ष का नाम है सुंदरी। समझ रहे हो? तो डेल्टा जाके लास्ट में बनाती हैं और जहाँ पर डेल्टा बनाती है वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, बहुत बड़ा फील्ड बन जाता है। तो यहाँ भी खेती बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ये भी एरिया कैसा हो जाता है? फिर दलदली एरिया हो जाता है। तो ये हो गया अपना पूरा उत्तर का विशाल मैदान, देख सकते हो, ठीक है। फिर इसको कई भागों में बांटा गया, नदियों के हिसाब से अलग बांटा गया। ये सब हम लोग देखेंगे अपनी अगली क्लास में, और तब तक हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।